हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का जो है मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन सबसे मेन जो है ये संस्कृत ग्रामर के अंदर ही होता है। यानी कि 99% नहीं, हम 100% ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो संस्कृत ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को जो है बहुत बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और जो बातें आप लोगों को यहाँ पर सिखाई जाती है, यहाँ पर बताई जाती है, उसे नोट करते हुए चलिए। एक पॉइंट भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा ही देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने एक भी बात यहाँ पर छोड़ी तो आगे की जो बातें हैं, हिंदी अनुवाद से संस्कृत अनुवाद जो करने वाली बातें हैं, वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं आप लोगों से कि आप जो भी यहां पर बताया जाए, जो भी यहां पर लिखवाया जाए, उसे अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। मतलब ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं बस देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसे अपने पेन से अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करते हुए चलें और बाद में उसका रिवीजन अभ्यास जरूर करते हुए चलें, क्योंकि अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो फिर उस ज्ञान पर क्या होता है कि जंग लग जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। मतलब ज्यादा पढ़ने से अच्छा है बेस्ट पढ़ें, अच्छा पढ़ें। ये मैं आपको, तो जैसे आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब टाइम आप गिन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उस टाइम में भी बेस्ट कितना पढ़ा। अगर आप 1 घंटा भी पढ़े हो लेकिन बेस्ट चीजें पढ़े हो, आप लोगों ने उसमें भी बहुत तरीके से चीजें पढ़ी है, तो आप लोगों के लिए वो 10 घंटे से बढ़िया फिर वो 1 घंटा होने वाला होता है। इसलिए हम लोग जो बढ़ते हैं आज इस टॉपिक की ओर, हमारी संस्कृत ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये टॉपिक मतलब ये संस्कृत ग्रामर की जान है, या आप लोगों के रामबाण औषधि है। अगर आप लोग इसे कर लिया आप लोगों ने, तो फिर इसकी बीमारी आप लोगों के लिए एकदम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए, हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषायाम अनुवादम। कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी के सेंटेंस दिए हुए होते हैं और उसे हम लोगों को किस में अनुवाद करना होता है, किस में ट्रांसलेट करना होता है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अनुवाद करने के मुख्य नियम क्या होते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यह है, अगर इसके नियमों के बारे में हमें जानकारी है, इसके रूल्स के बारे में हमें जानकारी है, तो कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं आने वाली। तो चलिए हम लोग जो है इसके नियमों को देखते हैं। इसके नियम क्या क्या हैं, ये हमें हमेशा के लिए याद रखने हैं। आप लोग इन नियमों को जरूर याद रखिएगा। देखिए, अनुवाद करने के जो मुख्य नियम है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ये बात आपको याद रखनी ही रखनी है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको हम लोग अन्य पुरुष के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। होता नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ जो प्रथम पुरुष होता है स मैंने वह, ठीक है। मध्यम पुरुष का मतलब तुम और उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उत्तम पुरुष होता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, और मध्यम पुरुष होता है जिसको हम लोग सुना रहे हैं, सुनने वाला होता है, और प्रथम पुरुष जो होता है वो क्या होता है, तीसरा होता है। ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बेटा हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं। एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में ये अलग से जोड़ा जाता है। तीसरा वचन, द्विवचन को हम लोग अलग से जोड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को वहां पर विभक्ति जब सिखाने वाला हूं तो वहां पर आप लोग देखोगे, और आपने पहले भी जो हमने पढ़ा है वहां भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, बताया था आप लोगों को कि एक वचन जैसे रामः, रामो द्विवचन में हो गया, रामः बहुवचन में हो गया। अगर एक राम है तो वहां एक राम यानी कि रामः आ जाएगा। अगर वहां पर 2 राम है तो वहां पर रामो आ जाएगा। और वहां पर अनेक राम हैं, 2 से अधिक जब भी होता है वहां पर बहुवचन का प्रयोग हम लोग संस्कृत में करेंगे। लेकिन 2 है तो वहां पर संस्कृत के अंदर द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में अगर 1 से अधिक हो गया
तो फिर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, लिंग होते हैं, 3 ही जेंडर होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, जैसे राम एक पुल्लिंग शब्द है, राम एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होता है, और एक होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में तो वो चीजें आती है जो सजीव नहीं होती है, जो नॉन लिविंग होती है, उनको हम लोग नपुंसकलिंग में रखते हैं। स्त्रीलिंग का तो आपको पता ही है कि जो जहां पर स्त्री का भाव, जिन शब्दों से स्त्री का भाव प्रतीत होता है या नजर आता है या भाव एहसास होता है, तो वहां पर स्त्रीलिंग होता ही है। मतलब ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। आगे हम देखते हैं, अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब भी हम लोग अनुवाद करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वाक्य का कर्ता पहचानना होता है। वाक्य के कर्ता को सबसे पहले पहचानेंगे। अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ है और उसमें क्या कर्ता है, सबसे पहले हम लोग उसको सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में सबसे पहला काम हम लोगों ने किया है कर्ता को पहचानने का। आगे है, क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब भी कोई भी हिंदी का वाक्य है, मान लीजिए कि मैंने लिखा वहां पर महेश पुस्तक पढ़ता है, तो कौन, तो इसका मतलब होता है महेश। तो महेश यहां पर क्या हुआ, महेश यहां पर सब्जेक्ट हुआ। महेश यहां पर क्या हुआ, महेश यहां पर कर्ता हुआ। तो ये बातें जो है आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हैं। इन बातों को आप लोग जो है ना अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें। मतलब एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत कीमती होने वाला है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। जब भी सब्जेक्ट का हमें पता नहीं लगता है तो क्रिया के पहले कौन शब्द को जोड़ करके आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हमें वहां पर सब्जेक्ट का पता लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, वह कर्ता होता है। जैसे रमेश खेलता है, यदि कहा जाए कौन खेलता है तो उत्तर हमें मिलेगा रमेश। तो यहां पर रमेश हमारे लिए क्या हो गया, रमेश हमारे लिए यहां पर कर्ता हो जाता है। समझ में आ गई बेटा? तो रमेश यहां पर हमारे लिए क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। मैं पहले भी इस बात को बताता हुआ आया हूं आप लोगों को ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी कि जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो मेरी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। कहने का मतलब मैं आप लोगों को ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है कर्ता के अनुसार क्रियाएं बदल जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर्वनाम के अलावा अगर कोई भी आता है तो वहां पर क्रिया का परिवर्तन नहीं होता है। यह बात मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं। समझ में आ गया? जब हम लोगों ने वाच्य पढ़े थे ना, उस समय मैंने आप लोगों को यह बातें समझाई थी सारी की सारी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता हमारा एक वचन का होता है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की ही होगी। समझ में आ गया बात? देखो, एक यहां पर मैं आप लोगों को एक उदाहरण समझाता हूं। एक उदाहरण हमारा क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, यह सेंटेंस हमारा है। तो क्या लिखेंगे, रामः, क्या लिखेंगे, रामः। राम यहां पर एक वचन है, पुस्तकम यहां पर नपुंसकलिंग है, पुस्तकम शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। राम यहां पर एक वचन है, एक वचन है, तो क्रिया भी मेरी क्या हो जाएगी, एक वचन में हो जाएगी। तो इस क्रिया को मैं किस में लेने वाला हूं, इस क्रिया को मैं लेने वाला हूं एक वचन में। ठीक है, देखो एक वचन में हम लोग इस क्रिया को लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पठती। ठीक है, तो ये जो क्रिया है ये मेरी हो गई प्रथम पुरुष एक वचन में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी वचन की होती है। यहाँ पर ये जो राम शब्द है ये मेरा क्या हुआ, कर्ता हुआ। तो कर्ता मेरा एक वचन में है तो मेरी क्रिया भी क्या हो गई, मेरी क्रिया भी एक वचन में ही हो चुकी है। समझ में आएगी बात? कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन में होती है, यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होती है। ये तो चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये अभी मैंने उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्राय मतलब हमेशा क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगी बात? 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। लकार मतलब क्या होता है? लकार का मतलब होता है काल। काल जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात। सबसे पहला काल हमारा आता है लट लकार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स पढ़ती, तो इसका हिंदी अब मैं यहाँ पर बता देता हूं, वह पढ़ता है। तो ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो काल, जो वाक्य वर्तमान काल का होता है उसे हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। और लट लकार बोलने की वजह से वो वर्तमान काल का वाक्य होता है और उस वाक्य के पीछे हमेशा ता ती ते आते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को याद रखना है, वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? स बोलते हैं। और स जो है हमारा वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी किसकी आ जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, नहीं आएगी? बताओ, समझ गए ना? तो पठती हमारी क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी लट लकार में। आगे बात करते हैं लंग लकार की। जो भूतकाल है, ये भूतकाल की क्रिया के लिए आता है कि क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है स अपठत। स यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पर जो अपठत है, पट धातु जो है भूतकाल में अपठत भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग में हम लोगों ने ली है। आगे है लिरिट लकार, जिसे हम लोग भविष्य काल बोलते हैं, कि क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है और ये होता है पटिष्यति। ठीक है, स आपको पता है कौन सा है? स यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो मेरी क्रिया भी पट धातु जो लट लकार है, जो लिरिट लकार है, उसमें पट धातु की क्रिया पटिष्यति भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग में ली गई है। ये बातें याद रखनी है आप लोगों को। जैसा कर्ता वैसी क्रिया जिस लकार में होती है उसी लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को ये हमेशा बताता हुआ आया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोट लकार आज्ञा देने या प्रार्थना करने की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। आज्ञा देने या प्रार्थना करने की क्रिया के लिए हम लोग किस वाले लकार को प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पठ, त्वम पठ, यहाँ पर जो त्वम शब्द आया है, यहाँ पर जो त्वम शब्द आया है, ये क्या है? ये है हमारा मध्यम पुरुष का, ये है हमारा मध्यम पुरुष। क्या है बेटा? ये है मध्यम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, तो लोट लकार में पट जो क्रिया आई है, ये भी क्या है? ये भी हमारी मध्यम पुरुष की एक वचन में ही आई है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये तो हर लकार में फॉलो करना है। हर काल में आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और जो कर्म होता है ना बेटा, वो कारक के अनुसार आता है। मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूं। ठीक है, विधिलिंग को जो हम प्रयोग में लेते हैं चाहिए अर्थ में, उपदेश आदि के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। स पठेत, वही पठेत। स क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठेत भी क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन किस लकार में है? विधिलिंग लकार में। अब आप लोगों को ये सोच रहे होंगे आप लोग कि यार यहाँ पर जो क्रियाएं हैं वो कैसे प्रयोग में ली जानी चाहिए। तो जो क्रियाएं मैं आप लोगों को बता चुका था कि पट धातु की जैसे क्रिया होती है, तो पट धातु की क्रिया पटते पटत पटंती, पटसी पटत पटत,
पठामी, पठाव, पठाम, इस तरह से लट लकार में उसकी क्रियाएं चलेगी। अपठत, अपठताम, अपठन, इस तरह से जो है वहां पर कैसी लोट लकार, लंग लकार में भूतकाल में इसकी क्रियाएं चलेगी। पटिशति, पटिशत, पटिशन्ति, इस तरह से वहां पर जो है आप लोगों की क्रियाएं चलेगी। लिरिट लकार में। ये सारी चीजें आप लोगों को जो क्रियाएं हैं वो याद ही करनी होती हैं। आप लोग उन क्रियाओं को याद ही करें, अन्यथा फिर बहुत बड़ी दिक्कत आपको वहां पर हो सकती है। बात समझ में आ चुकी है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होती है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई जो वचन और जो पुरुष होता है कर्ता का, वही वचन और पुरुष किसका होता है? क्रिया का होता है। मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस भी लिख करके बताया था कि वह पुस्तक पढ़ता है तो मोहन पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें, सर्वनाम शब्द जब भी होते हैं वहां पर जिस पुरुष और जिस वचन का सर्वनाम शब्द जो करता है, वही पुरुष और वही वचन हमारा क्रिया का होने वाला रहता है। बात समझ में आ चुकी है? आगे अब देखो, यहाँ पर अब बातें जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारी आती है सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं। अब इनको ही हम लोग जो है कर्ता के रूप में मानेंगे, इनको ही कर्ता के रूप में समझेंगे। देखो, जहां पर मैं आप लोगों को संज्ञा शब्दों की बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि राम पुस्तक पढ़ता है तो रामः पुस्तकम, पुस्तकम शब्द कहाँ से आया? पुस्तकम शब्द कारक की वजह से आया है। राम पुस्तक को पढ़ता है इसलिए पुस्तकम शब्द वहां पर आ गया है। ठीक है। युष्मद शब्द क्या होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम होते नहीं होते हैं? तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वम का मतलब तुम, त्वम, युवाम, युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों, और यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब होता है। ये आप लोगों को याद होगा। के लिए मध्यम पुरुष अश्मद, अहम, आवाम, वयम होता है। तो अश्मद मतलब मैं, अहम, आवाम, आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों, और अहम, आवाम, वयम, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब होता है। तो ये बातें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हम सब होता है। हम आदि के लिए उत्तम पुरुष था, शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं ना, कि जो मध्यम पुरुष होता है, जो मध्यम पुरुष होता है और जो उत्तम पुरुष होता है, जो मध्यम पुरुष होता है, जो उत्तम पुरुष होता है, वहां पर ही केवल जो है कर्ता उनके अनुसार आता है। उत्तम पुरुष का शेष जितने भी कर्ता होते हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में ही लिए जाते हैं। ये बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। आगे पढ़ते हैं। वर्तमान काल की वचन क्रिया में इष्मः जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। देखो, स पटति इष्मः, अगर आपने वर्तमान काल की क्रिया के पीछे इष्मः शब्द को जोड़ दिया तो वो क्रिया किसमें चली जाएगी? वो क्रिया भूतकाल में चली जाती है। आप लोगों के लिए बहुत सुविधा वाली बात ये है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने वाक्य बोला वह पढ़ता है तो वर्तमान काल है, लेकिन आपको भूतकाल में इसको बदलना है। तो फिर आप क्या करने वाले हो? पीछे क्या कर दोगे? पठती जो क्रिया है उसके पीछे इष्मः शब्द जोड़ दोगे तो वो किसमें चली जाएगी? भूतकाल में चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भूतकाल का सेंटेंस बन जाएगा। वह पढ़ा। अब वह पढ़ता है नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? वह पढ़ा। ठीक है। तो ये भूतकाल वाले सेंटेंस यहाँ पर आप लोगों को, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जो युष्मद शब्द है, जो मध्यम पुरुष है, जो उत्तम पुरुष है, उनको ही हम लोग क्या करते हैं? उत्तम, इनके ही जो करता है, इनके ही जो करता है, इनके ही जो वचन है वो इनके अनुसार ही आते हैं, इनके अनुसार ही क्रियाएं आती है। लेकिन बाकी जो करता है वो सारे के सारे प्रथम पुरुष के अनुसार ही होते हैं। बस इतनी सी बात और आप अच्छे से याद रख लीजिए कि इनके अलावा जो करता है वो सारे के सारे प्रथम पुरुष के अनुसार
होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई बात। अगर हमें कोई भी वर्तमान काल का वाक्य है उसे भूतकाल में बनाना है तो उस वर्तमान काल की क्रिया के पीछे क्या जोड़ देंगे, इष्मः शब्द को हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्रिया किसमें चली जाएगी, भूतकाल में चली जाएगी। समझ गए। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। देखो, संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति, कारक तथा उनके चिन्हों की जानकारी आवश्यक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर संस्कृत का जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो वहां पर हमें क्या है कि विभक्ति चिन्ह भी याद होने चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात यहां पर ये समझाता हुआ आया हूं कि जो कर्ता है वो क्रिया के अनुसार हो जाएगा, क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो जाएगी, लेकिन जो कर्म है उसको हम कैसे लिखें, उस कर्म को कैसे हम लोग वहां पर कन्वर्ट करें, उस कर्म को हम लोग वहां पर संस्कृत में कैसे प्रयोग करें, तो वो सारी की सारी जो बातें वो है हमारी कैसे, इन कारक के अनुसार। ये तो है विभक्तियां, जो 7 विभक्तियां होती है और एक संबोधन होता है, आपको पता ही होगा। ये कारक हैं हमारे। कर्ता ने कर्म को करण से या सहायतार्थ के द्वारा भी होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से अलग होता है, अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है ना, अलग होने के अर्थ में, बहे के अर्थ में भी आता है, तुलना करने के अर्थ में भी हम लोग अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक का प्रयोग होता है काकी के रारी रे, जहां पर भी संबंध बताया जाता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अधिकरण कारक जो होता है मे पे पर, यानी कि मे पर, अब पे को भी अगर हम लोग हटा देते हैं तो मे पर शब्द आता है, जहां पर मे का प्रयोग किया जाता है, जहां पर का प्रयोग किया जाता है वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। संबोधन वैसे बहुत कम पूछा जाता है, कर्ता वैसे बहुत कम प्रयोग में लिया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि इन कारक का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कारक के लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये जो टेबल मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है, इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद करें, इस टेबल को अच्छे से लिखें और याद ही रखें कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक आता है, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, ने है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना होगा। द्वितीय विभक्ति जो है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक आता है और कर्म कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, को है। ये सारी बातें, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन वहां पर एक सेंटेंस बोला था, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक को पढ़ता है, को जो है वहां पर साइलेंट है, आप लोग वहां पर को नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वहां को है, इस वजह से मैंने वहां पर कर्म कारक का प्रयोग किया है। इसलिए वहां पर कर्म कारक का प्रयोग मैंने किया तो वहां पर क्या हो गया, पुस्तकम। क्योंकि आपको पता है नपुंसकलिंग में भी क्या चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इस तरह से पुस्तकम जो शब्द है वो एक नपुंसकलिंग वाला शब्द है। आपको पता है कि पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर पुस्तकम शब्द को द्वितीय विभक्ति में लेकर के आए। क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारा वहां पर कारक लग रहा है भाई। कारक वहां पर हमारा कौन सा लग रहा है, कर्म को कारक लग रहा है, को कारक चिन्ह वहां पर आ रहा है, इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति में कर दिया। और द्वितीय विभक्ति और प्रथम विभक्ति में जो है नपुंसकलिंग में, दोनों ही विभक्तियों में, तीनों ही वचनों में जो रूप हैं वो एक समान चलते हैं, और तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो रूप होते हैं वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के, बहुत बढ़िया। तो आगे है तृतीय विभक्ति में करण कारक से सहायतार्थ के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए हो जाता है, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग हो जाता है, षष्ठी विभक्ति संबंध है काकी के रारी हो जाता है, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, में पर हो जाता है, संबोधन तो आपको पता है कि क्या होता है, ये अरे हो, और संबोधन चिन्ह भी होता है, आप लोगों को पता है, जिसे हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारी बात आप लोग अच्छे से कर पाओगे। आगे अब सबसे मेन बात आती है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है हमारी क्या, संस्कृत अनुवाद में सहायक तालिका। यहां से स्टार्ट होता है। अब तक तो हमने जितने भी चीजें पढ़ी हैं वो सारे के सारे इनको प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इनका प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने उसके रूल और नियम हम लोगों ने यहाँ पर समझे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, हमारा सबसे मेन है ये तालिका। इस तालिका को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। देखो, पुरुष वाली बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में ये दिए गए हैं। ठीक है,
तो प्रथम पुरुष हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, जो है हमारा ये क्या है, सारा का सारा जो मैटर है वो प्रथम पुरुष में हम लोगों ने रखा है। इस मैटर को प्रथम पुरुष में रखने के पीछे रीजन है कि एक एक पुरुष को हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो ठीक है, बालक पढ़ती, बालकः पढ़ती, समझने की कोशिश करना, लड़का पढ़ता है। अब ये लड़का पढ़ता है, ये जो काल है, ये जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये सेंटेंस किसका है, लट लकार का है। लट लकार का सेंटेंस है। लट लकार का सेंटेंस तो है, लेकिन लट लकार को हम लोग जो संस्कृत में, जो हिंदी में जो बोलते हैं, वो बोलते हैं वर्तमान काल। बात समझ में आ चुकी है, वर्तमान काल हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी क्या पहचान करी कि जो लड़का पढ़ता है, ये जो वाक्य है ये लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है। आगे बात समझ में। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आप लोगों को जो नियम बताए थे उन नियमों पर आप चलिए। क्या बताए थे मैंने आप लोगों को नियम? मैंने नियम आप लोगों को ये समझाए थे कि पहले हम लोगों को सब्जेक्ट को देखना होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, लड़का। क्या सब्जेक्ट है, लड़का। अब लड़का जो शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं। अब बालक जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग एक वचन में क्या होता है, लड़का पढ़ता है, एक सिंगल है, यहाँ पर हमारा कर्ता जो है वो एक वचन में है। तो बालक शब्द एक वचन में हम लोग चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बालकः। क्या बन जाएगा, बालकः। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, बालकः बन गया। अब आप ये देखो कि जो बालक है वो एक वचन में हम लोगों ने लिया है, यानी कि कर्ता हमारा एक वचन है भी। अब हमारी किस में आनी चाहिए, एक वचन में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पढ़ना जो है वो हमारी जो क्रिया होती है, जो धातु होती है संस्कृत में, उसको हम क्या बोलते हैं, पट धातु बोलते हैं। ठीक है, मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, इधर जो हिंदी वाला, अभी हम लोग हिंदी वाला समझ रहे हैं, जैसे ही मैं साइड में हूंगा आप लोगों को संस्कृत वाला नजर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद में संस्कृत अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो बालकः जो है वो एक वचन है। बालक एक वचन होने की वजह से क्रिया भी मेरी किस में आनी चाहिए, एक वचन में आनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जो भी है वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालक है वो एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में लेके आएंगे, पट धातु की क्रिया। और पट धातु की जो क्रिया है वो कौन से काल में लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य है वो लट लकार का वाक्य है, तो क्रिया भी जो है पट धातु की लट लकार में आएगी। और एक वचन में जो क्रिया होगी वो एक वचन की क्रिया प्रथम पुरुष के अनुसार क्या हो जाएगी, पटती हो जाएगी। तो समझ में आ गई बात, ये बालक शब्द हो गया एक वचन में, और ये पटती क्रिया होगी एक वचन में। क्यों पटती क्रिया लेकर के आया मैं, आप लोगों को मैंने ये नियम समझा दिया था कि जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, उसके अलावा जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्रथम पुरुष के अनुसार ही होगी। ठीक है, अब बालक एक वचन में था तो प्रथम पुरुष की एक वचन में मुझे लेना था, तो क्या आ गया, पठती यहाँ पर आ गया है। तो मेरे हिसाब से समझ में आएगी बात। ये तो बात हुई संज्ञा वाले वाक्य की। अब हम लोग उसी पर चलते हैं सर्वनाम वाले वाक्य पर। सर्वनाम वाला वाक्य देखो, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब स तो ते, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। मध्यम पुरुष में तवम युवाम युयम होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम अवाम वहम होता है। ये सब्जेक्ट है मेरे, लेकिन सर्वनाम में है। आई बात समझ में? तो ये सब्जेक्ट जो मेरे हैं वो सर्वनाम के अंदर हैं, इसलिए आप लोगों को ये बातें याद रखनी होगी। तो ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये वह पढ़ता है वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल का वाक्य होने की वजह से मुझे जो क्रियाएं हैं वो लट लकार की यहाँ पर रखनी होगी। पढ़ता है यानी कि पट धातु की क्रियाएं मुझे यहाँ पर रखनी होगी, लेकिन वह जो शब्द है वह सह शब्द होगा, और जो सह शब्द है प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, तो मेरी क्रिया भी क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। लेकिन लट लकार में ध्यान रखना, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, लट लकार में हो जाएगी। तो सह जो है सर्वनाम शब्द है, और सह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो पट धातु लट लकार में, पट धातु लट लकार में जो क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की, वो पटती होती है। तो क्या बन जाएगा, सह पटती। क्या बन जाएगा, सह पटती, सह पटती। ये लो साहब, ठीक है। अब सह के साथ भी पटती आया, बालक के साथ भी पटती आया।
क्रियाओं में कोई चेंजेज नहीं होता, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। आगे बात समझ में, वो पुरुष के अनुसार ही चेंज होता है, वचन के अनुसार ही चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर वहां बालको होता तो पठती पठतः शब्द वहां पर आ जाता, क्रिया का क्या आ जाता, पठतः शब्द आ जाता, क्योंकि वहां पर जो बालको जो शब्द है वो क्या है, जैसे दो बालक होते, दो बालक पढ़ते हैं तो बालको पठतः शब्द वहां पर बनता, क्योंकि बालको जो है प्रथम पुरुष का क्या, वो प्रथमा विभक्ति का क्या है, द्विवचन है। अब विभक्ति से तो वहां पर कोई रोल नहीं रहा ना, वहां वचन से संबंधित हो गए हम लोग, तो वहां पर दो बालक यानी कि बालको जो है द्विवचन में आ गया, तो मुझे क्रिया भी अब किस में लेनी पड़ेगी, प्रथम पुरुष के द्विवचन में ही लेनी पड़ेगी, और मेरी क्रिया हो जाएगी वो पठतः। समझ में आएगी बात। आगे ये दो लड़के पढ़ते हैं, ये देखो आगे यहाँ पर दो लड़के पढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा आप लोगों के बालको पठतः। अभी ये भी समझाया मैंने इसको, जो बालक है वो द्विवचन में है, दो बालक हैं दो लड़के हैं, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, बालको हो जाएगा, तो क्रिया भी मेरी किस में आएगी, द्विवचन में आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोल चुका हूं कि पठतः ही क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन है, कि जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो होते हैं उनके अलावा प्रथम पुरुष की ही क्रियाओं को लिया जाता है, केवल जो है वचन चेंज होते हैं कर्ता के अनुसार। बस ये जो मैंने वाक्य जो सेंट अभी बात जो बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। अब स तो ते, तो द्विवचन में आया, पठतः तो चेंज होगा ही नहीं ना भाई, स तो ते, तो यहाँ पर द्विवचन में आया, तो आने पर भी मेरी क्रिया चेंज नहीं होगी। मैं पहले बोल चुका हूं कि जो है कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाती है, लेकिन सर्वनाम और संज्ञा शब्दों में कोई ऐसी क्रियाएं चेंज नहीं होती है। समझ में आएगी बात। आगे बालका पठंती, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुवचन आया, लड़के पढ़ते हैं, तो बहुवचन में बालकः बालको बालकाः, क्या बन जाएगा, बालकाः। तो जब बालका मेरा बहुवचन है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन मुझे क्या बनना पड़ेगा, लट लकार वर्तमान पठ धातु की क्रिया क्या बनानी पड़ेगी, पठती पठत पठंती, बालकाः पठंती। समझ में आएगी देखो, तो बालकाः पठंती मेरी यहाँ पर बन गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल काम है। आगे है वे सब पढ़ते हैं, तो स तो ते, तो क्या देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया था कि ये रहा हमारा स, ये रहा हमारा तो, ये रहा ते, बालका यहाँ पर है, फिर हमारा बालको है, फिर यहाँ पर बालका है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर संज्ञा शब्द भी ले लिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सर्वनाम शब्द भी लेकर के बता दिया है। तो सर्वनाम शब्द एक वचन में, संज्ञा शब्द एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, लेकिन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, क्रिया तो वही वही रही ना, केवल वचन ही उसमें चेंज हुए हैं। क्रिया तो पठ धातु रही, लेकिन उसमें वचन ही चेंज हुए हैं, लट लकार वर्तमान काल की रही तो रही, बस केवल वचन चेंज होते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो सर्वनाम प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन का हो, चाहे कुछ भी हो, केवल क्रिया के भी वचन ही बदलते हैं। समझ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये जो सेंटेंस है आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर आने वाला है। मध्यम पुरुष यहाँ पर आ चुका है। मध्यम पुरुष में क्या लिखा हुआ है, तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, देखो स तो ते, ये तो है प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम ये है हमारा मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम पढ़ते हो, तो ये मध्यम पुरुष है त्वम, तो तुमको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो त्वम जो शब्द आया है, ये जो त्वम शब्द है ये क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। ये शब्द क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मेरी जो क्रिया है ये क्रिया भी मेरी किस में आ जाएगी, मध्यम पुरुष एक वचन में ही मेरी क्रिया होगी। समझ में आएगी बात। तो देखो तुम पढ़ते हो, तो त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो पठती की जो क्रिया है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। पठती पठत पठंती प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष में पठसी पठत पठत, पठसी पठत पठतः। समझ में आएगी बात। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पठसी यहाँ पर भी क्या हो गया, मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया है। आगे देखो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों,
तो त्वम, अब युवाम, युवाम आ जाएगा। युवाम क्या है? मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी मेरी क्या आ जाएगी? मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। तो तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों को लिए मैं क्या लिखूंगा? त्वम युवाम लिखूंगा। युवाम पढ़ते हो। अब पढ़ते हो के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं? पठती, पठसी, पठथः, पठसी, पठतः। अब थ, पठथः में यहाँ पठसी की जगह में क्या लिख दूंगा? पठतः लिख दूंगा, क्योंकि जो मेरा कर्ता है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो मेरी क्रिया भी किस में चली जाएगी? मध्यम पुरुष द्विवचन में चली जाएगी। समझ में आ गई बच्चों बातें? आगे बढ़ते हैं। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब, त्वम युवाम यूयम। अब यूएम आ जाएगा, तो यूएम जो शब्द है वो भी मध्यम पुरुष का क्या है? मध्यम पुरुष का जो है बहुवचन है, तो क्रिया भी मेरी जो पट धातु की क्रिया है लट लकार में, वो भी क्या हो जाएगी? मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए, तो यूएम आ गया। अब पटतः, पटथ, दो देखो, पटतः जहां पर थ के पीछे विसर्ग लग रहा है वो द्विवचन में होता है, थ के पीछे विसर्ग नहीं लगता वो मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। बात ध्यान रहेगी आप लोगों को, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे पास बात उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष क्या है? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। बात समझ में आ रही? तो मैं जो शब्द है वो क्या है? उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम बोलते हैं। अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष है। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में आया, तो उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम। उत्तम पुरुष का एक वचन है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम, उत्तम पुरुष का क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है। क्या है ये? सर्वनाम शब्द रूप है, शब्द रूप है। ठीक है, अब जब मेरा ये कर्ता भी है, ये क्या है? ये मेरा कर्ता है। ठीक है, अब मेरा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है। मेरा कर्ता किसमें है? उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो मेरी क्रिया भी किसमें आ गई? अब देखो, ये वाक्य मुझे पता लग चुका है, ये वाक्य लट लकार का है। सबसे पहले काल की पहचान करते हैं। अब जब काल मेरी मुझे पता लग चुका है लट लकार का है, तो मेरी क्रिया लट लकार की आएगी। अब लट लकार में भी किसकी आएगी? जो मेरा कर्ता होगा। मेरा कर्ता किसमें है? उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी आप लोग पट धातु की रखोगे, तो पट्टे पटत पठनते प्रथम पुरुष में हो गया। मध्यम पुरुष में पटसे पटत पटत, पठामी पठाव पठाम, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? पठामी पठाव पठाम, तो पठामी यहाँ पर क्या हो गया? पठामी यहाँ पर क्या हो चुका है? पठामी यहाँ पर हमारा हो गया है मध्यम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दिक्कत आप लोगों को, इतना आसान है यार। मतलब मैंने आप लोगों को इतना बढ़िया समझा दिया है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अब आवाम, हम दोनों पढ़ते हैं, तो अहम आवाम आ गया, हम दोनों के लिए आवाम आ गया। उत्तम पुरुष का द्विवचन है, उत्तम पुरुष की पठामी पठा वह हो जाएगा, ये पठा वह हो गया। ठीक है, आगे है हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब के लिए क्या हो जाएगा? वयम, अहम, अहम आवाम वयम, तो वयम जो है क्या हो गया? उत्तम पुरुष में क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो क्रिया भी पठामी पठाव पठामह हो जाएगा, ये पठामा हमारी क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में हो गई। कितना सिंपल काम है ना, बहुत आसान तरीके से आप लोग इन्हें कर सकते हो। तो ये जो रहा है हमारा ये लट लकार वाला मामला, यहाँ पर बिल्कुल तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में मैंने आपको करवा दिया है। किसमें? तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में लट लकार को मैंने आपको बता दिया है। अब स्पष्टीकरण जो उस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मत शब्द के कर्ताओं तथा अस्मत् शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मैं ये चीज में पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मतलब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता जो हैं उनको छोड़ करके जितने भी कर्ता होते हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में जोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो क्या हो, संज्ञा हो। आई बात समझ में? आगे मध्यम पुरुष में केवल युष्मद शब्द
युष्मत शब्द का आपको पता है त्वम युवाम युयम आता है। युष्मत शब्द के तीनों कर्ता त्वम युवाम और युयम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कर्ता जो है किसमें किसमें प्रयुक्त नहीं होता, मध्यम पुरुष में प्रयुक्त नहीं होता है। बात समझ में आगे होगी। उत्तम पुरुष में बात करते हैं, में केवल अस्मद अस्मद शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। किसमें, उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अस्मद शब्द के जो रूप चलते हैं वो है अहम अवाम वयम के अनुसार रूप चलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले होते हैं। तो ये बातें सारी की सारी मैं पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कर चुका हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे ही स्पष्टीकरण दे दिया है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता। समझ में आएगी बात, ये ध्यान रखना। प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं तथा प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक धातु के कितने रूप हो जाते हैं, 9 रूप हो जाते हैं भैया। यानी कि एक धातु के 9, जैसे लट लकार है, लट लकार में पट धातु के रूप हम लोग चलाने वाले 3 पुरुषों में चलाने वाले हैं। तो एक पुरुष में 3 वचन होते हैं, तीनों उसमें 3 शब्द हो गए। दूसरे पुरुष में भी 3 शब्द और तीसरे पुरुष में भी 3 शब्द। इसका मतलब कितने रूप हो गए, एक धातु के एक लकार में कितने रूप हो गए, एक धातु के एक लकार में 9 रूप वहां पर हो जाते हैं, 9 शब्द वहां पर बन करके आते हैं। आगे बात करते हैं। तालिका में लट लकार के माध्यम से अनुवाद को समझाया गया है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मैंने पहले जो समझाया है वो लट लकार के माध्यम से मैंने आपको अनुवाद समझाया है। ठीक है, अन्य लकारों में ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार आप लोगों को क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। अब जितने भी हम लोग लकार पढ़ने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किसके अनुसार करने होंगे आप लोगों को, जो हमने लट लकार वर्तमान काल को किया है, जिस नियमों के या जिन नियमों के माध्यम से हमने किया है वही हम लोगों को यहाँ पर फॉलो करना होगा। देखो 5 लकारों के उदाहरण में आपको समझाने वाला हूं। वो क्या है, वो है हमारा लट लकार। अब लट लकार में रमा पाठम पढ़ती नियम आ गया आपको समझ में। रमा जो है यहाँ पर क्या है, ये रमा हमारी यहाँ पर एक वचन है, ये रमा हमारी यहाँ पर एक वचन है। और ये जो है ये क्रिया हमारी भी क्या हो गई, एक वचन में हो गई। कहने का मतलब ये हुआ ये क्रिया है और ये हमारी क्या है, ये हमारा कर्ता है। तो जैसी क्रिया वैसा ही कर्ता हमारा हो चुका है। अब पाठम जो शब्द आया है ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कर्म आया है। कर्म जो है किसके अनुसार आता है, कारक के अनुसार आता है। तो समझ में आएगी बात। ठीक है, आगे है लंगलकार भूतकाल का, यूयम अगच्छत त्वम युवाम यूयम। अब यूयम जो शब्द है वो क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, त्वम युवाम यूयम। तो अगच्छत शब्द भी मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया। किसमें, भूतकाल में। लिट लकार में ते पटिष्यन्ति स, तो ते यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर पट धातु भी क्या हो गई, भूतकाल में पटिष्यन्ति हो गई अथा बहुवचन की हो गई। ते यहाँ पर क्या है, स तो ते प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन की हो गई। लोट लकार में क्या है, त्वम सत्यम वदम, त्वम सत्यम वद। तो यहाँ पर जो त्वम शब्द है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन हो गई, तुम सत्य को बोलो। अब यहाँ पर को कर्म आने की वजह से जो सत्य शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सिंपल सी बात है। विधिलिंग शब्द यहाँ पर क्या आया, मानवः प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत। स्मृत जो शब्द है, स्मृति यानी कि स्मृत धातु का बना हुआ है। मानव जो शब्द है वह यहाँ पर एक वचन में आया है, इसलिए स्मृत शब्द भी यहाँ पर विधिलिंग में एक वचन में हमने लिया है। ठीक है, प्रतिदिनम और ईश्वरम जो शब्द है वो यहाँ पर कारक के अनुसार प्रयोग में लिए गए हैं। समझ में आएगी बात। चलो देखिए, अब हम लोग जो है हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हम लोगों ने किया था। अब हम लोग लकार को देखेंगे। लकार जो है, इसमें लकार में लट लकार वर्तमान काल, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, हर चीज को पहले समझा भी है। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से पहला लकार या पहला काल, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है संस्कृत में हिंदी अनुवाद से संस्कृत अनुवाद करने की। वैसे तो वहां पर भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ पर भी अब हम लोग जो है स्टार्टिंग से एक एक लकार को लेते हुए, एक एक जो है काल को लेते हुए, एक एक टेंस को लेते हुए हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोगों ने क्या किया है,
पहले हम लोगों ने किया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को लेकर के। आप लोगों को मैं ये बता चुका हूँ, इसके पहले ये बता चुका था कि हम लोग जो है जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है, कर्म को हम लोग जो है कारक के अनुसार रखते हैं। सारी चीजें आप लोगों को मैंने वहां पर बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक चीज से वापस से रिवाइज में आप लोगों को कर रहा हूं। देखो क्या होता है, ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये काल के जो है 3 प्रकार हैं हमारे, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल जो होता है समय चल रहा है। और भविष्य काल क्या होता है, जो समय आने वाला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिस भी, देखो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी कि जिस भी सेंटेंस के पीछे ताहे, तीहे, तेहे ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर हम लोग जो है वर्तमान काल उसको मानते हैं। संस्कृत में जो है वर्तमान काल क्या होता है बेटा, संस्कृत के अंदर वर्तमान काल जो होता है वो होता है हमारा लट लकार, ठीक है। संस्कृत में वर्तमान काल को किस नाम से जानते हैं, लट लकार के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है लट लकार, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, लट लकार वर्तमान काल को ही कहते हैं। इस काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था में ही रहता है। कोई भी कार्य चल रहा है उस कार्य को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रचलित अवस्था में, यानी कि वो कंटिन्यू वो काम जो है चल रहा है, वर्तमान में वो काम चल रहा है, उसको भी हम लोग क्या मानते हैं, लट लकार मानते हैं, ठीक है। कार्य की समाप्ति नहीं होती है। यहाँ पर जो वर्तमान काल है उसमें कार्य की कोई भी समाप्ति नहीं होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग वर्तमान काल में। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। इस काल में वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे का प्रयोग किया जाता है। ये चीज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। आगे अब हम लोग एक एक सेंटेंस को समझते हैं, यहाँ पर वर्तमान काल क्यों है। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जब भी हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं हिंदी वाक्य का, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वाक्य है वो किस काल का है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इसके पहले भी मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका था कि जो काल है वो हमारे कितने हैं, 5 काल होते हैं। वैसे संस्कृत में 10 काल होते हैं, लेकिन 5 कालों को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे काल हम लोग जो है एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वाक्य लिखा है मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, सबसे पहले उस वाक्य को मैं देखूंगा ये वाक्य कौन से काल का है। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को प्रत्येक काल के बारे में, ठीक है। तो ये वाक्य जो है कौन से काल का है, पढ़ता है, ता है आ गया इसके पीछे, और काल भी जो है, समय भी जो है इसमें ये कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लट लकार काल में हो गया या वर्तमान काल में हो गया है। अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसमें देखूंगा कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है और कर्म कौन सा है। तो ध्यान दे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है। अब राम यहाँ पर कर्ता है, मैं आप लोगों को बता चुका था मध्यम पुरुष सर्वनाम जो होते हैं, यानी कि त्वम, युवाम, यूयम और अहम, अवाम, ओयम के अलावा जितने भी होते हैं सब में जो है प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो आप लोगों को पहले ही मैं समझा चुका था। काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग हम लोग करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर जो राम है वो एक वचन है। राम क्या है, एक वचन है। तो क्रिया पढ़ता है, ये क्रिया है, ये भी किसमें आएगी, एक वचन में ही आएगी, बात याद रखना, ठीक है। तो राम को जो है संस्कृत में क्या बोलते हैं, रामः बोलते हैं। ये रामः हमारा हो चुका है। उसके बाद में पढ़ता है और पुस्तक, पुस्तक को पढ़ता है। अगर मैं यहाँ पर कारक का प्रयोग करता हूँ तो पुस्तक को पढ़ता है, नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, तो नपुंसकलिंग में हो जाएगा इसका पुस्तकम, क्या हो जाएगा, जैसे फलम होता है वैसे क्या हो जाएगा, पुस्तकम। आगे बात समझ में, द्वितीय विभक्ति में पुस्तक को पढ़ता है, को कारक का प्रयोग हुआ है, कर्ता ने कर्म को, इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, पुस्तकम। आगे बात समझ में, तो रामः पुस्तकम। अब देखो, रामः शब्द यहाँ पर क्या है, एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। क्रिया प्रथम पुरुष पढ़ना, पढ़ना मतलब पट धातु की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, पठती, पठत, पठन्ति। तो पठती वाला जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठती क्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर मैं एक सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पर बनाना दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है, तुम
तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, ये सेंटेंस है। अब तुमको क्या बोलते हैं? त्वम बोलते हैं, आपको पता है। ये जो त्वम है ये क्या है? त्वम जो है ये है हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। अब त्वम यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मेरी क्या आ जाएगी? मध्यम पुरुष एक वचन की आ जाएगी। तो पुस्तक को क्या करेंगे? पुस्तकम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्रिया मेरी कौन सी आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन की आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पटसी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक वाक्य और लेता हूँ, एक वाक्य यहाँ पर मैं और लेता हूँ, दूसरा वाक्य है मोहन मोहन खेलता है। अब इसमें मैंने कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोहनः मोहनः खेलना। अब मोहन शब्द यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। तो मैंने आपको बोला था जहां पर भी संज्ञा का प्रयोग होगा त्वम और अहम को वाले मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके जितने भी सब में प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो क्रीड धातु का प्रयोग करेंगे। तो मोहन है एक वचन है, तो यहाँ पर इसकी जो क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी? क्रीडति हो जाएगी। समझ गए? अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो बालक बालिका बालिका हंसती है, तो बालिका हंसती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बालिका क्या कर देंगे? बालिका हंसती। अब बालिका देखो यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी मेरी क्या हो गई? एक वचन की हो गई। आगे हम गेंद से खेलते हैं तो हम शब्द यहाँ पर बहुवचन के लिया है, तो अहम आवाम वयम, तो वयम क्या हो जाएगा? बहुवचन के लिए। अब देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा? क्रीडामः। क्या हो जाएगा? क्रीडामः। आई बात समझ में? आगे देखो गेंद से खेलते हैं तो कंदुकेन। अब गेंद से, गेंद यहाँ पर एक साधन का प्रयोग हुआ है, करण कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? करण कारक तृतीय विभक्ति में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से। अब करण कारक तृतीय विभक्ति में आया, साधन के अर्थ में आया, तो करण कारक में जो है जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? उसकी विभक्ति बना देंगे। जैसे राम के अनुसार कंदुक, राम के अनुसार गेंद जो है, राम के अनुसार इसके चलेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? कंदुकेन। जैसे रामेण होता है, बालकेन होता है, वैसे क्या हो जाएगा? कंदुकेन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वयम कंदुकेन क्रीडामः। ठीक है। छात्र दौड़ते हैं अब यहाँ पर छात्र क्या हुए हैं? बहुवचन में आ रहे हैं, तो छात्र दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? छात्राः। छात्र छात्रो छात्राः छात्राः। अब दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? दौड़ने को धावती बोलते हैं, तो धावती धावत धावंती, तो क्या बन जाएगा? धावंती बन गया। दिक्कत नहीं है। गीता घर जाती है तो गीता को गीताएं लिखेंगे। घर को जाती है तो ग्रहम, फलम फले फलानी, उसी तरह से ग्रहम 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 ग्रहे ग्रहानी, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? ग्रहम। अब जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो क्रिया में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो है लट लकार में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे काल आता है हमारा लंग लकार। भूतकाल को हम लोग कहते हैं जिसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है। जो भूतकाल होता है उसमें क्या हो जाता है? कार्य की समाप्ति पूरी हो जाती है, यानी कि जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है, यानी कि निकला हुआ जो समय है वो भूतकाल में आ जाता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में जो है ये होता है हमारा लंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। यहाँ पर जो है क्या बनने वाला है? यहाँ पर बनने वाला है, देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर बनेगा इस तरह से, यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा। आगे बात समझ में? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। लकार का प्रयोग होता है जैसे राम गांव गया, जैसे राम गांव गया तो रामः ग्रामम अगच्छत हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे है रामः का मतलब रामः गांव को गया इसलिए ग्रामम हुआ, और गया अगच्छत अगस्ताम अगच्छन, तो यहाँ पर जो है एक वचन आया है कौन से? भूतकाल वाली क्रिया में, तो अगच्छत हो गया। मैंने रामायण पढ़ी, अब यहाँ पर मैंने रामायण पढ़ी तो क्या हो जाएगा? अहम रामायण को पढ़ा, यानी कि रामायणम अपठम, क्या हो जाएगा? अपठम। ये अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए ये भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी। मोहन वाराणसी गया
मोहन वाराणसीम अगच्छत। ये मोहन यहाँ पर एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक वचन में। वाराणसी को गया, इसलिए वाराणसीम यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विवचन में क्रिया हो जाएगी। राम राजा हुए, तो रामः, राजा को राजा लिख दिया मैंने, हुए को अभवत हम लोगों ने बोला है, तो अभवत, अभवता, अभवन, इस तरह से रूप चलते हैं। तो यहाँ राम जो शब्द है वो एक वचन है, इसलिए अभवत जो क्रिया है भू धातु की वो भी एक वचन में आ रही है। उसने यह कार्य किया उसने यह कार्य किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सह इदम कार्यम अकरोत, सह इदम कार्यम अकरोत हो जाएगा। उसने यह कार्य किया, इसका मतलब उसने मतलब यह, तो इसको क्या बोलेंगे, सह बोलेंगे हम लोग। आगे बात समझ में, यह को बोलेंगे इदम, कार्यम, करोत का क्या, तो अकरोत हो जाएगा। अकरोत क्यों हुआ, ये अकरोत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भूतकाल की क्रिया हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लिट लकार भविष्य काल में, इसमें कार्य आगे आने वाले समय में होता है। इस काल के सूचक वर्ण जो है गा गी गे आते हैं, जैसे राम आएगा, रामः आगमिष्यति, रामः आगमिष्यति। मोहन वाराणसी जाएगी, मोहन वाराणसम, वाराणसी तो वाराणसम, यहाँ पर म हलंत हो जाएगा, गमिष्यति। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो सह पुस्तकम पठति, सह, वह को क्या बोलते हैं, संस्कृत में सह बोलते हैं, पुस्तक को क्या बोलेंगे, पुस्तकम बोलेंगे, ठीक है। और पढ़ेगा को क्या बोलेंगे हम लोग, पठिष्यति। एक वाक्य यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे वह पुस्तक, ये वाक्य ले लो, इसको समझ लो। यहाँ पर वह को क्या बोलेंगे, सह बोलेंगे, ये वह को सह बोलेंगे। अब सह यहाँ पर क्या है, एक वचन है, एक वचन है किसका, प्रथम पुरुष का एक वचन है। आगे बात समझ में। अब पुस्तक को पढ़ेगा, पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक यहाँ पर नपुंसकलिंग हो जाएगा। बात ध्यान देना, पुस्तक नपुंसकलिंग है, इसलिए क्या पलम के समान रूप चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकम, पुस्तकम हो जाएगा। अब राम यहाँ पर एक वचन प्रथम पुरुष पुल्लिंग है, तो पढ़ेगा जो क्रिया है वो भी पट धातु की क्रिया आएगी। पट धातु की जो क्रिया बनेगी वो एक वचन में क्या बनेगी, पठती, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये लट लकार में चलती है, हम लोगों को यहाँ पर लिरिट लकार लेना है, तो लिरिट लकार में पठती की जो क्रिया है वो बनेगी पठी सेती, क्या बन जाएगी, पटी सेती बन जाएगी। बेटा ध्यान देना, तो यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो वाक्य पूरा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या बन जाएगा, सह पुस्तकम, सह पुस्तकम पठिष्यति, क्या बन जाएगा, सह पुस्तकम पठिष्यति। तो इस तरह से आप लोग जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रमा जल पिएगी, तो क्या बन जाएगा, रमा का रमाई लिखेंगे, रमा जल को क्या लिखेंगे, जलम लिखेंगे। पिएगी को क्या लिखते हैं, पिप धातु होती है, इसलिए लिट लकार भूत भविष्य काल में क्या इसके रूप चलेंगे, तो पाश्यति, पाश्यति। ये पाश्यति, ये रमा जो है यहाँ पर क्या है, एक वचन में है, तो ये जो क्रिया है पाश्यति ये भी किस में आ गई, एक वचन में ही क्रिया आ गई, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों को काम करना है और आसानी से आप लोग कर सकते हो। जैसे राम आएगा ये दिया हुआ है, तो राम को क्या बोल रहे हैं, रामः, रामः यहाँ पर जो है क्या है, एक वचन है, रामः यहाँ पर क्या है, एक वचन है। तो जो क्रिया है ये आएगा, तो आएगा, तो ये क्रिया हो जाएगी, आगम धातु है, तो इसकी जो क्रिया हो जाएगी वो भी एक वचन में हो जाएगी, तो आगमी, आगमी सेती। ये जो क्रिया है वो भी किस में चली गई, एक वचन में चली गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से सारे के सारे रूप आप लोग बना सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। देखो एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्या होता है कि जो लट लकार की जो क्रियाएं होती है, लट लकार की जो क्रियाएं होती है वो जैसे आप लोगों ने रूप चलाए पठती, तो इसकी जो क्रिया होती है उसके रूप बन जाएंगे पठिष्यति। इस तरह से याद रखनी है आप लोगों को, आई बात समझ में। यानी कि पट धातु के जो रूप हैं वो हम लोग जो है लिरिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, इस तरह से हम लोग जो है इसके रूप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे भू धातु के रूप हैं तो भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर रूप बनाएंगे।
आगे जो आता है लकार वो है लोट लकार आज्ञार्थ काल। जहां जहां पर भी आज्ञा देने का भाव होता है, जहां जहां पर भी आज्ञा देने का भाव अगर वहां पर हो रहा है तो यहाँ पर ये सोच लीजिए कि कौन सा काल हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, यानी कि आशीर्वाद भी यहाँ पर होता है, अनुमति भी यहाँ पर होती है, आज्ञा भी यहाँ पर होता है। तो आज्ञा, अनुमति, आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस लकार का प्रयोग किया जाता है। समझिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो वह विद्यालय जाए, वह विद्यालय जाए, तो इसका क्या बन जाएगा समझने की कोशिश करना। एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। वह को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, सह बोलते हैं, ठीक है। विद्यालय को क्या बोलेंगे, विद्यालय को, तो क्या हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम। अब जाए, लोट लकार की बात करें हम लोग, जो स है वो एक वचन में है, सह किस में है, एक वचन में है। तो फिर मेरी क्रिया भी जो है, जो स है वो एक वचन में है और प्रथम पुरुष में है। किसमें है, प्रथम पुरुष में है। तो मेरी जो क्रिया है जाए यानी कि गच्छतु जो क्रिया आ रही है, ये भी किस में आ रही है, लोट लकार एक वचन में ही आ रही है। तो गच्छतु जो क्रिया है वो भी किस में है, एक वचन में ही है, एक वचन में ही है, ये ध्यान देना। और एक वचन में है तो जब मेरा कर्ता प्रथम पुरुष में है तो मेरी क्रिया भी किस में आ जाएगी, प्रथम पुरुष में ही आ जाएगी। बात समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं आ रही है। तुम घर जाओ, इसमें भी देखो तुम घर जाओ, आज्ञा देने वाली बात आ रही है, तो तुमको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वम बोलेंगे। अब त्वम यहाँ पर क्या है, एक वचन है, लेकिन कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है। कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है। तो जब हमारा कर्ता त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो जाओ जो क्रिया है गम धातु, ये जो गम धातु है लोट लकार में रूप जो चलते हैं उसकी जो क्रिया मध्यम पुरुष में क्या बन जाएगी, गच्छ। तो इस तरह से त्वम घर को क्या बोलेंगे, गृहम बोलेंगे, जाओ को क्या बोलेंगे, गच्छ बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी क्रिया है वैसा ही कर्ता, कर्ता जैसा है वैसी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है कर्ता, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी उस काल में, जिस काल में वो सेंटेंस को कन्वर्ट करा रहा है, ट्रांसलेट करवा रहा है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तुम चिरंजीवी हो, तो त्वम चिरंजीवी भवः, त्वम चिरंजीवी भवः, त्वम को मतलब तुम, और चिरंजीवी को चिरंजीवी लिखेंगे, वो को हम लिखेंगे भव। तो क्या लिखेंगे, भव, यहाँ पर याद रखना। अब ये जो काल है ये यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष वाली बात आ रही है। कौन सी आ रही है, मध्यम पुरुष वाली बात है, क्योंकि तुम जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। मध्यम पुरुष का तुम जो है क्या है, एक वचन है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। राम पुस्तक पढ़े, अब राम जो है यहाँ पर क्या एक वचन है तो राम हो जाएगा। पुस्तक को क्या बोलेंगे, पुस्तकम बोलेंगे। पढ़े आज्ञा देने का भाव है, लोट लकार में क्या हो जाएगा, पढ़तु हो जाएगा। पढ़तु यहाँ पर क्या है, पढ़तु यहाँ पर एक वचन है, पढ़तु यहाँ पर क्या है, एक वचन है। आगे बात सुनिए, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। जल्दी आओ, शीघ्र, जल्दी को क्या बोलते हैं, शीघ्र, तो शीघ्रम। आओ को क्या बोलेंगे, आगच्छत हो जाएगा। तो शीघ्रम आगच्छत यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। आगे है विधिलिंग लकार, जो इसका अंतिम लकार है, ठीक है। चाहिए के अर्थ में होता है, किस में होता है, चाहिए अर्थ में होता है। इस लकार का प्रयोग किया जाता है, इससे निमंत्रण आमंत्रण तथा संभावना वाली बात है, निमंत्रण आमंत्रण और संभावना वाली बात इसमें होती है। उसे वहां जाना चाहिए, तो उसे को हम लोग क्या बोलेंगे, शह बोलते हैं, ठीक है। वहां को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां को हम लोग तत्र बोलेंगे। अब जाना चाहिए एक साथ आएगा, तो इसके जो रूप है वो चलते हैं गच्छेत, ठीक है। सह एक वचन प्रथम पुरुष में है तो गच्छेत भी एक वचन प्रथम पुरुष में। इसकी जो क्रिया है वो भी किस में चली गई, एक वचन प्रथम पुरुष में चली गई। किस में चली गई, प्रथम पुरुष में इसकी क्रिया चली गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वम बोलेंगे। अपना पाठ मतलब स्वपाठम, और पढ़ना चाहिए को क्या बोलेंगे, पठे बोलेंगे। तो तुम्हें, तुम्हें का मतलब त्वम, त्वम यहाँ पर क्या है, एक वचन है, लेकिन मध्यम पुरुष का एक वचन है। किसका एक वचन है, मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो ये पठे है जो क्रिया है ये भी किस में चली गई, मध्यम पुरुष एक वचन में चली गई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे है मुझे वहां जाना चाहिए,
तो मुझे को हम लोग क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं, ठीक है। वहां को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां को तत्र बोलेंगे, ठीक है। अब जाना चाहिए क्रिया है, तो अहम जो है यहाँ पर किसमें, मेरा जो कर्ता है वो अहम है, तो यहाँ पर कर्ता मेरा किसमें आया है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में मेरा कर्ता है, उत्तम पुरुष एक वचन में मेरा कर्ता है, तो मेरी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी, तो क्रिया क्या बन जाएगी, जाना चाहिए। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जो क्रिया बनेगी गम धातु में, तो क्या बन जाएगा, गम में, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो गच्छेत जो क्रिया है ये किसमें है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में है, उत्तम पुरुष एक वचन में है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसी क्रिया होती है वैसा कर्ता, और जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब बात आप लोगों को ये याद रखनी है बेटा कि ये सारा का सारा जो हम लोगों ने आज पढ़ा है वो कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जो है मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें अच्छे से, ताकि आप लोगों को जो आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। जो भी नोटिफिकेशन होगा, नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा, जल्दी से आप लोगों को प्राप्त हो सके। इसलिए हमारे मोशन यूट्यूब चैनल को आप लोगों को जो है लाइक और शेयर और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है।